हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से केमिस्ट्री पाठशाला में बहुत स्वागत है। वीडियो में हम 2024 में पूछे गए पेपर 347 जीएफ के प्रश्नों को हल करेंगे। इस पेपर के शुरू के 4 प्रश्न आपको पिछले वीडियो में हल कराए गए हैं। अगर आपने उस सॉल्व को नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उन प्रश्नों के सॉल्व को देख सकते हैं। अब हमारे यहाँ 5वां प्रश्न है कि सीसा संचायक बैटरी यानी लेड स्टोरेज बैटरी के डिस्चार्ज होते समय उसमें जो सेल अपक्रियाएँ होती हैं वो कैसे संपन्न होती हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि जो हमारी सीसा संचायक बैटरी यानी लेड स्टोरेज बैटरी है वो छोटे छोटे लेड संचायक सेलों की बनी होती हैं। अब आप एक लेड संचायक सेल के अगर रिएक्शन को समझ गए तो आप पूरे के पूरी बैटरी में भी उसी रिएक्शन को पाएंगे। तो इसमें होता क्या है, जब आप एक लेड संचायक सेल लेते हैं तो उस लेड संचायक सेल में होता ये है कि आपको यहाँ पर लेड की 2 जालियाँ मिलती हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लेड की जाली है पीबी जिसमें स्पंजी लेड भरा होता है, और दूसरी लेड की जाली में लेड डाइऑक्साइड भरा होता है, यानी इस पर जो परत लगी होती है वो लगी होती है लेड डाइऑक्साइड यानी PbO2 की। और इसमें हम वैद्युत अपघट्य के तौर पर जो विलयन भरते हैं वह विलयन सल्फ्यूरिक अम्ल का भार अनुसार 38% विलयन होता है। अब रिएक्शन कैसे होगा, तो रिएक्शन को समझने के लिए आप यूँ समझ लीजिए कि आपको करना ये है कि लेड के लिए यानी पीबी के लिए और PbO2 दोनों से क्रिया करने के लिए आप दोनों को सल्फ्यूरिक अम्ल का एक एक मालिक्यूल दे दीजिए। तो चलिए, एक मालिक्यूल मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ H2SO4 का, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया H2SO4 जो कि पीबी से रिएक्शन करेगा, और PbO2 से रिएक्शन करने के लिए भी हमने H2SO4 का एक मालिक्यूल ले लिया है। अब ध्यान ये दीजिएगा कि चूंकि ये सल्फ्यूरिक अम्ल एक्वस फॉर्म में है तो ये अपने आयनों में टूटेगा, तो इसको मैं इस लेड के लिए यहाँ तोड़ के लिख दे रहा हूँ कि अगर ये टूटेगा तो आपको देगा 2H प्लस और साथ ही साथ देगा SO4 पे डबल माइनस। इसी तरीके से ये भी जो सल्फ्यूरिक एसिड का मालिक्यूल है ये भी आयनों में ब्रेक होगा, तो इसको आयनों में हम सीधे ब्रेक करके लिख दे रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम H2SO4 को हटा के इसको आयनों में ब्रेक करके लिख दे रहे हैं, और आयनों में ब्रेक करने पर अब ये लिखा जाएगा 2H पर हो जाएगा प्लस और यहाँ पर हो जाएगा SO4 पे डबल माइनस। अब रिएक्शन कैसे होता है, तो रिएक्शन को आप यूँ समझिए कि सबसे पहले ये जो हमारा लेड है, चूँकि ये धातु है इस पर प्लस होगा, तो ये प्लस वाला केवल माइनस से रिएक्शन करेगा, यानी एनोड पर जो हमारा रिएक्शन होता है उसमें जो लेड है वो SO4 डबल माइनस से रिएक्शन करता है। चूँकि लेड 2 प्लस शो करता है तो इसलिए वो SO4 डबल माइनस से रिएक्शन करके बना लेगा PbSO4। आप इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पर हम राइट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दे रहे हैं। तो एनोड का रिएक्शन हमारा हो गया। अब आप देखिए कि कैथोड पर कौन है, कैथोड पर PbO2 है। वो क्या करेगा, तो जो हमारा PbO2 है ना, ये करता क्या, रिएक्शन में जितनी चीज़ें बच गई सबसे रिएक्शन करेगा। जैसे देखिए 2H प्लस यहाँ बचा है और 2H प्लस यहाँ उसके पास खुद का है, यानी 4H प्लस वो पाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम क्या, 4H प्लस, और साथ ही साथ SO4 डबल माइनस है वो उसको भी बुला देगा रिएक्शन करने के लिए, SO4 डबल माइनस रिएक्शन करेगा। अब इस रिएक्शन में होता क्या है कि जो हमारा यहाँ पर पीबी है, केवल पीबी को देखेगा, वो इससे रिएक्शन करके फिर बना लेता है क्या, PbSO4 बना लेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बन गया हमारा क्या, PbSO4 प्लस, आप देखिए यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हैं, वो इस 2 ऑक्सीजन से रिएक्शन करके यहाँ पर क्या बना लेते हैं, 2H2O बना लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर फाइनल रिएक्शन देखें तो फाइनल रिएक्शन हमारे पास क्या आएगा, अगर हम लाइन को यहाँ पे खींचते हैं फाइनल रिएक्शन देखते हैं, तो आप यहाँ पर सबसे पहले इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना आता है तो इस बार हमको 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जोड़ना पड़ेगा लेफ्ट साइड में, ठीक है। अब यहाँ पर हम अगर दोनों इक्वेशन में से एक समान चीज़ों को कैंसिल करें तो देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा क्या, मेरे पास बचा है Pb और क्या बचा है, PbO2, दोनों बचे हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमारे पास Pb भी बचा है और क्या बचा है, और हमारे पास बचा है PbO2, ठीक है। इसके साथ ही साथ क्या बचा है, 4H प्लस बचा है, तो यहाँ हम लिखेंगे 4H प्लस, ठीक है। इसके साथ ही साथ देखिए एक SO4 यहाँ है, एक SO4 यहाँ है, यानी मेरे पास बचा है 2SO4 पे डबल माइनस, एरो लगाएंगे। फिर यहाँ देखिए आपके पास बचा है 2PbSO4 और प्लस बचा है 2H2O, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 2PbSO4 और प्लस साथ ही साथ आप यहाँ पर 2H2O लिख सकते हैं। तो सेम यही चीज़ देखिए यहाँ इस रिएक्शन में आपको बताया गया है कि जब आप सीसा संचायक बैटरी का उपयोग करते हैं तो उसके डिस्चार्ज होते समय देखिए एनोड पर जो रिएक्शन मैंने बताया था कि PbSO4 और 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, और जो PbO2 आपने लिया है तो ये जो Pb है वो इस SO4 से रिएक्शन करके क्या बना लिया, PbSO4, और ये जो 4 हाइड्रोजन है वो इस 2 ऑक्सीजन से रिएक्शन करके 2H2 बनाएंगे। इस इक्वेशन में
चार्ज को बैलेंस करने के लिए आपने 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया है और फिर हमारा फाइनल इक्वेशन ये आ जाएगा जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। इसके बाद अगला दिया है निम्नलिखित सेल के लिए विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। अब देखिए विद्युत वाहक बल की अगर आपको गणना करनी तो नर-नष्ट समीकरण का पालन करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमको क्या-क्या चीज़ें कर लेनी चाहिए, तो आइए बताते हैं। सबसे पहले आपको जब एक सेल दिया है तो इस सेल में ये जो डबल लाइन दिया है, ये आपका साल्ट ब्रिज है। साल्ट ब्रिज के जो ये बाईं तरफ लिखा हुआ है, ये आपका एनोड होता है और दाईं तरफ जो लिखा है वो आपका कैथोड होता है। तो सबसे पहले हम एनोड और कैथोड पर होने वाले रिएक्शन को लिखेंगे। तो देखिए यहाँ एनोड पर Cu से Cu डबल प्लस बना है, तो देखिए हमने एनोड पर Cu से Cu डबल प्लस बनाया है और आवेश को संतुलित करने के लिए हमने इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया है। कैथोड पर Ag प्लस से Ag बना है, तो देखिए अगर आप Ag प्लस से Ag बनाएंगे तो इस बार आपको एक इलेक्ट्रॉन बाईं तरफ जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिए तो पहले वाले रिएक्शन में चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर इस वाले रिएक्शन में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ हमको मल्टीप्लाई करना होगा कितने से, 2 से। तो यहाँ 2Ag हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये हो जाएगा 2Ag। तो देखिए कैथोड वाले रिएक्शन में हमने 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। अब जब ये रिएक्शन हो गया तो आपकी पूर्ण सेल अपक्रिया भी बन गई है। पूर्ण सेल अपक्रिया आपकी जो हो गई है वो आपने यहाँ पर लिख दिया है। पूर्ण सेल अपक्रिया होने के बाद हम यहाँ पर तुरंत विद्युत वाहक बल निकालने के लिए हमको ई नॉट सेल पता होना चाहिए। अब ये ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे, तो देखिए ई नॉट सेल निकालने का एक सिंपल सा फार्मूला होता है कि अगर आपको कभी भी ई नॉट सेल निकालना है तो इसके लिए आपको ई नॉट कैथोड यानी कैथोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव में से एनोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव को घटाना है। अभी मैंने आपको बताया था कैथोड हमारा कौन होता है, सिल्वर वाला। तो देखिए सिल्वर का ई नॉट यहाँ पे दिया है प्लस 0.80। देखिए हम वो वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। और एनोड हमारा कौन था, कॉपर से कॉपर डबल प्लस। लेकिन याद रखिएगा यहाँ लिखते समय हम ई नॉट के बाद कॉपर डबल प्लस से Cu लिखेंगे, यानी ई नॉट जब लिखेंगे तो यहाँ पे हायर चार्ज को पहले और लोअर चार्ज को बाद में लिखेंगे। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी दी है, 0.34। तो देखिए हमने ये वैल्यू रख दिया है। इसके बाद जब हमने इसको सॉल्व किया है तो देखिए यहाँ पर ई नॉट सेल का मान हमारे सामने आ गया है, जो कि आ गया है प्लस 0.46 वोल्ट। ई नॉट सेल निकल गया। उसके बाद आप इस सेल के लिए नर-नष्ट समीकरण लिखेंगे। अब नर-नष्ट समीकरण लिखने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आप लिखेंगे ई सेल, जिसको हम सेल विभव भी कहते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन। और उसके बाद लॉग के बाद आपको ये ध्यान देना है कि दाएं तरफ जो चीज़ है, देखिए यहाँ दाएं तरफ दो चीज़ें हैं, एक कॉपर डबल प्लस और एक Ag है। चूँकि Ag उदासीन है तो इसकी सांद्रता 1 मानी जाती, तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो हम केवल कॉपर की सांद्रता लिखेंगे। तो देखिए कॉपर की सांद्रता ऊपर है। इसी तरीके से बाएं तरफ जो चीज़ें हैं वो नीचे लिखी जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर कॉपर चूंकि उदासीन है तो इसकी सांद्रता 1 होगी, तो इसको मत लिखिए, केवल Ag को लिखेंगे। और Ag चूंकि 2 बार है तो आप Ag पर 2 की क्या लगा देंगे, घात लगा देंगे। ठीक है, अब आपने घात लगा दिया। इसकी वैल्यू कैसे रखेंगे, ये वैल्यू देखिए यहाँ पर दिया है, कॉपर की सांद्रता दिया है 1 मोलर और Ag की सांद्रता दिया है 0.01। यही दोनों वैल्यू ये देखिए यहाँ पर ला करके हमने रख दिया है, कॉपर का मान 1 और Ag का मान 0.05। साथ ही साथ ये n का मान कहाँ से आया है, n है इलेक्ट्रोड अपक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर आप यहाँ देखिए तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन ने भाग लिया है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन ने भाग लिया है। प्रत्येक इलेक्ट्रोड अपक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं वही n का मान होता है, आप वो n का मान रख दीजिए। इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, जब सारी वैल्यू रख दिया, n की जगह पे हमने 2 रख दिया, वैल्यू रख दिया, तो 0.01 को हम लिख सकते हैं 10 के घाते ऋण 2। 10 के घाते ऋण 2 का अगर वर्ग करेंगे 10 के घाते ऋण 4 होगा, और अगर ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 के घाते 4। अब यहाँ पे देखिए 10 के घाते ऋण 4 जब ऊपर जाएगा, यानी 1 गुणे 10 के घाते ऋण 4 जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1 गुणे 10 के घाते 4, जिसको आप सीधे 10 के घाते 4 भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने 10 के घाते इसको 4 लिख दिया है। अब इसके बाद लॉग में ये जो घात होगा वो आगे चला आएगा, तो देखिए 4 की घात आगे आ गई और यहाँ log 10 हो गया। log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। साथ ही साथ ई नॉट सेल का मान आपने निकाला ही था, वो वैल्यू रखते हुए आप आएंगे यहाँ पर, देखिए वही वैल्यू आप रख रहे हैं। और इसके बाद इस क्वेश्चन को जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर सेल विभव का मान प्राप्त हो जाएगा। यही हमारा जो होता है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है कि किसी अपक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें, एक उत्प्रेरक जो होता है वो अपक्रिया के वेग को प्रभावित कर सकता है, मतलब वो घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। बस एक बंद पड़ी अपक्रिया को कभी भी वो शुरू नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले देखिए अपक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम स्टेटमेंट में जान लेते हैं। तो देखिए लिखा है, उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अपक्रिया के वेग को प्रभावित कर सकता है, लेकिन यह किसी अपक्रिया को आरंभ नहीं कर सकता। यानी कोई अपक्रिया हो रही है उसी पर इसका
प्रभाव होगा। एक अपक्रिया जो शुरू ही नहीं हुई है इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। यह केवल अपक्रिया के वेग को घटा या बढ़ा सकता है। ठीक है, इसके बाद साथ ही साथ दिया एक प्रथम कोटि की अपक्रिया अगर 50 मिनट में 40% पूर्ण हो जाती है तो 80% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए सबसे पहला काम, इसके पहले वाक्य को अगर आप पढ़ें तो यहाँ पर आपको साफ दिया हुआ है कि एक प्रथम कोटि की अपक्रिया है। प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का जो सूत्र होता है वो होता है k बराबर 2.303 बटा टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। ये सूत्र होता है प्रथम कोटि की अपक्रिया का। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि सबसे पहले जब आपको दिया है कि 50 मिनट, यानी आपको टी दिया है, ये टी का मान दे दिया कि टी बराबर कितना है 50 मिनट दिया है, और अब क्रिया 40% पूर्ण हो जाती है। तो चलो मान लेते हैं क्रियाकारी की प्रारंभिक सांद्रता जो A है, अगर मैं इसको Y मान लूँ तो बची हुई सांद्रता कितनी होगी आप खुद दिमाग लगा सकते हैं। बची हुई सांद्रता को हम A माइनस एक्स से लिखते हैं, तो A माइनस एक्स बराबर कितना होगा। चूँकि अब क्रिया 40% पूर्ण हो चुकी है, इसका मतलब वो 60% बची है, तो आपको Y का 60% यानी 60/100 करना होगा, और यहाँ से आपको A माइनस एक्स का मान मिल जाएगा। इस रिएक्शन में जब आप A की वैल्यू रखेंगे, a माइनस एक्स की वैल्यू और t की वैल्यू रखेंगे तो वेग स्थिरांक का मान निकल जाएगा। तो चलिए पहले इतना समझ लेते हैं कि इसको लगाएंगे कैसे। यहाँ पर देखिए हमने वही किया है। प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए हमने माना प्रारंभिक सांद्रता y है। चूंकि अपक्रिया 40% पूर्ण हो चुकी है तो क्रियाकारी की सांद्रता y का कितना बचा होगा 60%। हमने y का 60/100 किया है और यहाँ 6y/10 आ गया है। यहाँ जो समय आपको दिया है ये देखिए मिसप्रिंट है। समय यहाँ आपको दिया था प्रश्न में 50 मिनट, तो आप इसको 50 कर लेंगे, ऊपर क्वेश्चन में दिया था। अब आप इस सूत्र को लगाएंगे जो सूत्र मैंने बताया था, k बराबर 2.303 बटा टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। वैल्यू रखिए तो देखिए यहाँ पे हमने t की जगह पे वैल्यू में रख दिया है 50, a की जगह पे हमने y माना था, यहाँ वैल्यू y रख दिया है, और a माइनस एक्स का मान 6y/10 आ गया है, वो रख दिया है। अब इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर देखिए ये जो y और y है कैंसिल हो जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, तो देखिए 10/6 हो गया है। उसके बाद आपको मालूम है log a/b बराबर होता है log a माइनस log b, तो log देखिए ऊपर 10 है तो लिख दिया log 10, और 6 को जब ऊपर बुलाएंगे तो उसके लिए log माइनस में हो जाएगा। log 10 की वैल्यू 1 होती है और log 6 की वैल्यू दिया था 0.7782। अब यहाँ हमने इसको सॉल्व किया तो k का जो भी मान आ गया वो लिख दिया, और यहाँ पे प्रथम कोटि की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक समय का इन्वर्स होता है। चूंकि समय हमको यहाँ पर दिया है मिनट में तो ये मिनट इन्वर्स हो गया। अब k का मान निकल गया, चूंकि अपक्रिया वही है तो k का मान अब बदलने वाला नहीं है। अब क्या कह रहा है आपसे प्रश्न में, देखिए कि अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। अब देखिए आपको k का मान पता चल चुका है। ठीक है, क्रियाकारी की प्रारंभिक सांद्रता आपने y मानी है। अब अपक्रिया अगर 80% पूर्ण है तो बची कितनी होगी 20%। तो चलिए जब आपने यहाँ k का मान निकाल लिया है तो हम फिर से आते हैं। अगर अपक्रिया 80% पूर्ण हो चुकी है तो प्रारंभिक सांद्रता आपने y माना था, तो बची हुई सांद्रता होगी कितनी। अगर 80% पूर्ण है तो 20% बचेगी, तो हमने यहाँ y का 20% कर दिया है। इस बार आपको समय निकालना है कि 80% पूर्ण होने में क्या समय लगेगा। तो देखिए हम फिर से वही सूत्र लगा देंगे। इस सूत्र में हम सारे वैल्यू को रख रहे हैं। देखिए यहाँ पे वैल्यू को देखिए, ये वैल्यू ये k का मान है जो अभी आपने ऊपर लगाया था, ये k की वैल्यू थी वो लिख दिया है, और यहाँ पर 2.303 अपॉन टी a का मान है y, और सांद्रता जो बची हुई है 80% के बाद वो है 2y/10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए y और y कैंसिल हो जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ 10/2 आएगा। और यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए तो इसको सॉल्व करते समय यहाँ पर log 10 लिखेंगे और 2 को ऊपर बुलाएंगे तो log 2 हो जाएगा। अब इसके बाद आप इसको सॉल्व और करिए तो log 10 का मान 1 होता है, log 2 की वैल्यू दिया है, इसको लगाएंगे और एक में से जब इसको घटाएंगे तो इतना मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर t की वैल्यू निकालेंगे तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 इंटू 0.6990 अपॉन 0.2212। इसको सॉल्व करिएगा तो आपका ये आ जाएगा आंसर, और चूंकि समय पहला वाला मिनट में दिया था तो ये भी आंसर हमारा किस में आएगा, मिनट में आएगा। अब आता है अगला दिया उपसहसंयोजी यौगिकों में आयनन समयावता को समझाना है और उपसहसंयोजन समयावता को उदाहरण से ही समझाना है। कैसे समझाएंगे। उपसहसंयोजन यौगिकों में अगर आयनन समयावता समझाना है उसका साफ मतलब होता है कि आयनन समयावता का मतलब होता है दो उपसहसंयोजी यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होगा, लेकिन जब हम इनका आयनन करेंगे यानी इनको आयनों में तोड़ेंगे तो ये अलग अलग आयन देंगे। कैसे, आप यहाँ देखिए एग्जाम्पल से ही हमने यहाँ पर दो यौगिक लिया है, CONH3 का होल 5 SO4 Br, और यहाँ लिया है CONH3 का होल 5 Br SO4। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ देखिए SO4 लिगेंड है तो Br यहाँ पे सहायन है, और यहाँ पे हमने Br को लिगेंड बनाया तो SO4 को समायन बनाया है।
अब यहाँ पे जब हम इसको आयनों में तोड़ेंगे तो बड़े ब्रैकेट के अंदर की चीज़ नहीं टूटती है, वो वैसे ही रहेगी। तो देखिए ये ऐसे रह गया। अब Br अलग हो जाएगा तो Br पे देखिए माइनस है, तो इसका मतलब मंडल पे ऑटोमेटिक उसका विपरीत आवेश आ जाएगा प्लस। इसी तरीके से अगर हम इस कंपाउंड को भी तोड़ते हैं तो देखिए SO4 अलग होगा, SO4 पे चूंकि डबल माइनस है तो देखिए यहाँ मंडल पे 2 प्लस आएगा। अब अगर आप ध्यान दीजिए तो दोनों यौगिकों का अणुसूत्र समान था, दोनों में एक एक कोबाल्ट थे, दोनों में 5-5 अमोनिया था, दोनों ही यौगिकों में SO4 और दोनों ही यौगिकों में Br था। लेकिन जब हमने इनका आयनन किया तो देखिए इनके सारे आयन एक दूसरे से क्या हैं, अलग हैं। ऐसी समझौता को हम आयनन समझौता कहते हैं। देखिए परिभाषा में भी लिखा हुआ है कि जब दो या दो से अधिक संकर यौगिकों का अणुसूत्र समान हो लेकिन आयनन पर ये भिन्न भिन्न आयन देते हैं तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के आयनन समव्ययी कहलाते हैं और इस प्रकार की समझौता को हम आयनन समझौता कहते हैं। ठीक है। अब इसका दाता अगला उपसंयोजित समझौता क्या है। उपसंयोजित समझौता को आप आसानी से यूँ समझें, ये उन यौगिकों में होता है जहाँ पर हमको दो दो मंडल मिलते हैं। ठीक है। यानी जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कोबाल्ट के साथ NH3 लिया है लिगैंड के तौर पे। ठीक है, एक मंडल है और यहाँ पर उसी यौगिक में एक दूसरा हम बात कर रहे हैं, कोई दूसरी धातु मान लो Cr है और उसके साथ Cn है 6 बार। ठीक है। अब आप देखिए पूरा यौगिक एक ही है, इसमें पहला जो धनात्मक मंडल है यानी धनात्मक, इस मंडल को, पहले वाले मंडल को धनात्मक कहते हैं और दूसरे वाले मंडल को ऋणात्मक कहते हैं। पहले वाले मंडल में कोबाल्ट के साथ अमोनिया है और जो दूसरा मंडल यानी ऋणात्मक मंडल है उसमें क्रोमियम के साथ साइनाइड है। अब आप बदल दीजिए। अब आपको करना क्या है, आप कोबाल्ट के साथ साइनाइड लिख दीजिए। ठीक है। और यहाँ पे क्रोमियम के साथ क्या कर दीजिए, अमोनिया कर दीजिए। ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर जो ये दोनों यौगिक हैं, इन दोनों यौगिकों का अणुसूत्र लगभग समान है। ये पहला यौगिक है और ये दूसरा यौगिक, लेकिन इन दोनों के जो मंडल या उपसंयोजन क्षेत्र हैं वो अलग अलग हैं। तो ऐसी समझौता को उपसंयोजन समझौता कहते हैं और ये तभी प्रदर्शित होती है जब किसी यौगिक में दो दो मंडल एक साथ उपस्थित होते हैं तब। तो देखिए यहाँ पे परिभाषा में भी इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि यह समझौता केवल उन संकर यौगिकों में ही पाई जा सकती है जिसमें धनायन और ऋणायन दोनों प्रकार के संकुल आयन होते हैं। धनायन किसको बोल रहे हैं, जो पहला संकुल आयन है यानी ये वाला, और ऋणायन किसको बोल रहे हैं, जो दूसरा वाला संकुल आयन है। ठीक है। इस प्रकार के समझौता को उपसंयोजन समझौता कहते हैं। इसके देखिए दो एग्जाम्पल यहाँ पे हैं। यहाँ देखिए दूसरे एग्जाम्पल में कॉपर के साथ अमोनिया तो प्लेटिनम के साथ 4 क्लोरीन है। अब आप बदल दीजिए, अब क्लोरीन को अमोनिया की जगह कर दीजिए और अमोनिया की क्लोरीन की जगह तो आपको दूसरा यौगिक मिल जाएगा और इसमें कौन सी समझौता होगी, उपसंयोजन समझौता होगी। अगला प्रश्न हमारा दिया है कि निम्नलिखित यौगिकों के आईपीएसी नाम लिखने हैं। तो इनके आईपीएसी नाम कैसे लिखेंगे देख लीजिए। सबसे पहले पहले यौगिक को अगर हम देखते हैं, पहले यौगिक में आप देखिए यहाँ पर कोई आवेश नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर हम लिख देंगे =0। अब आपको करना क्या है, आईपीएसी नाम लिखने के लिए आपको मालूम होगा कि हमको केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है। तो यहाँ देखिए हमारा केंद्रीय धातु कौन है, कोबाल्ट है। तो मान लेंगे हम कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, x है। अब यहाँ देखिए एक क्लोरीन पे एक माइनस होता है, दो क्लोरीन है तो यहाँ लिखेंगे -2। ईएन पे कोई आवेश नहीं होता है तो यानी ये 0 होगा और बाहर एक Cl है तो यानी -1 होगा, =0 होगा। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा x - 3 =0, तो x हो जाएगा +3। इसका मतलब यहाँ कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या +3 आई है। अब आईपीएसी नाम कैसे लिखेंगे, आईपीएसी नाम लिखने के लिए देखिए सबसे पहले हमको करना ये होता है कि हम ये देखते हैं कि यहाँ पर किसका नाम पहले लिखना है। तो देखिए पहले हमको मंडल का यहाँ नाम लिखना होगा क्योंकि मंडल हमको पहले दिखाई दे रहा है। मंडल में आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले लिगैंड देखिए, यहाँ पे दो लिगैंड हैं, Cl को क्लोराइडो लिखते हैं और En को एथेन 1,2 डाइमीन लिखते हैं। चूंकि क्लोराइडो C लेटर से शुरू होगा तो पहले क्लोराइडो को लिखेंगे। चूंकि क्लोराइडो एक दंती लिगैंड है और 2 बार है तो यहाँ पर डाई क्लोराइडो लिखेंगे। तो इसका नाम जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे डाई क्लोराइडो। ठीक है। अब डाई क्लोराइडो के बाद देखिए En द्विदंती लिगैंड और 2 बार आया है तो इसके लिए हम विस वर्ड यूज़ करेंगे और En का जो नाम होता है वो होता है एथेन 1,2 और यहाँ पर होता है डाई एमीन करके। ठीक है। एथेन 1,2 डाई एमीन हुआ। फिर उसके बाद आप देखिए Cl पे माइनस है तो मंडल पे प्लस है। अगर हमारे मंडल पे प्लस है तो धातु का सामान्य नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोबाल्ट लिखेगा और तुरंत उसकी ऑक्सीकरण संख्या जितनी आई थी रोमन में लिख दीजिएगा 3rd है। और जो बाहर Cl है इसका नाम थोड़ा सा आप दूर लिखेंगे, मेरे पास जगह अभी नहीं है तो हम नीचे लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या करके, क्लोराइड करके। तो ये पहले यौगिक का नाम हो गया। तो देखिए यहाँ पे पहले यौगिक का नाम आपको बताया गया है कि देखिए यहाँ पे डाईक्लोराइडो, फिर बेस, एथेन 1,2 डाईएमीन, कोबाल्ट, 3rd क्लोराइड। जो दूसरे यौगिक का आईपीएसी नाम पूछा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आमतौर पर बच्चे इसको नहीं कर पाते। तो देखिए इसको आप यूँ समझ लीजिए कि अगर इसको मैं तोड़ के बताऊँ तो यहाँ पर देखिए Fe है और यहाँ पर हमारा मंडल है Fe Cn का होल 6। ठीक है। अब अगर आप देखिए तो ये 4 का आवेश कहाँ से आया,
ये जो 4 का आवेश यहाँ लिखा है इसका मतलब ये 4 का आवेश मंडल का होगा, तो हम यहाँ मंडल पे लिख दे रहे हैं 4 माइनस, और ये जो 3 का यहाँ पे है इसका मतलब ये रहा होगा यहाँ पे 3 प्लस। और आप देखिए, आपको सूत्र बनाना अगर पता हो गया होगी का, तो अगर हमारे धनायन ऋणायन पे आवेश बराबर नहीं होते हैं तो इनका तिर्यक गुणा होगा, यानी ये 4 का गुणा हुआ होगा कहाँ पे, यहाँ, और ये 3 का गुणा हुआ होगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, अब करना ये है आपको कि यहाँ पर इनका जब नाम लिखेंगे तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि जो हमारा मंडल है, इस मंडल में जो भी धातु है उसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिए। तो देखिए मंडल पे हमारे कितना माइनस है, मंडल पे हमारे 4 माइनस है, तो यहाँ पर हो जाएगा इज इक्वल टू -4। Fe की ऑक्सीकरण संख्या को हम x मानेंगे, एक Cn पे होता है 1 माइनस 6 Cn यानी -6 है, तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा +2। इसका मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो आयरन है उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +2 है। ठीक है, जब आपने ऑक्सीकरण संख्या निकाल लिया है तो इसका नाम लिखेंगे कैसे, इसका नाम लिखना देखिए बेहद सिंपल होता है। आप इसके नाम में सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि जो बाहर वाला आयरन है और अंदर भी दोनों ही आयरन है, तो हम पहले बाहर वाले आयरन को लिखेंगे आयरन, और साथ ही साथ उसकी भी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे क्योंकि उस पर 3 प्लस है, तो पहले आयरन थर्ड लिख देंगे। आमतौर पर हम किसी से आयन की ऑक्सीकरण संख्या नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ अंदर और बाहर यानी सह आयन और हमारा जो केंद्रीय धातु का परमाणु है दोनों ही एक जैसे हैं, तो हम दोनों की ऑक्सीकरण संख्या लिखें। तो बाहर वाले आयन पे कितना आ गया, 3 प्लस, वो लिख दिया मैंने। अब अंदर वाले आयन में पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, लिगेंड 6 बार है, तो 6 बार के लिए हम लिखते हैं हेक्सासाइनो। अब चूंकि मंडल पे माइनस आ गया है तो धातु का नाम आपको पता होगा लैटिन नेम से लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा फेरेट करके, और यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो आई थी वो आप लिख देंगे कितनी आई थी, सॉरी सेकंड आई थी, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे फेरेट सेकंड करके, ये इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दूसरे यौगिक का नाम आपको बताया गया है कि ये आयरन थर्ड है और हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आते हैं अगला क्वेश्चन दिया कि कार्बोहाइड्रेट क्या है और ग्लूकोज फ्रक्टोज में आपको अंतर भी बताना होता है। तो देखिए आपको बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या होना चाहिए, या तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो। एक कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होना चाहिए, अगर एल्डिहाइड ना हो तो उसको कीटोन होना चाहिए, यानी वो पॉलीहाइड्रोक्सी या तो एल्डिहाइड होगा या तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा, या कोई भी ऐसा यौगिक है, मान लो कोई यौगिक ए है जिसका जल अपघटन करने पर या तो हमको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिलेगा, तो ये ए भी कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। यानी सभी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जितने भी पॉलीहाइड्रोक्सी हमारे पास एल्डिहाइड हैं, ध्यान दीजिएगा, सभी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, सभी पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, या ऐसे यौगिक जिनके जल अपघटन पे हमको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिल सकता है, ये सभी कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कार्बोहाइड्रेट में कम से कम एक असमित कार्बन जरूर होता है। तो यहाँ पर देखिए परिभाषा में इसी चीज़ को बताया भी गया है कि जितने भी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, या वे सभी यौगिक जिनको जल अपघटित करने पर आपको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन मिल सकता है तथा जिनमें कम से कम एक असमित कार्बन होगा, वो कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। अब कार्बोहाइड्रेट में नॉर्मली क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। अब यहाँ पे ग्लूकोज फ्रक्टोज में विभेद पूछा गया, तो सबको मालूम है कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह होता है जबकि फ्रक्टोज में एक कीटोन समूह होता है। अगर आपने ग्लूकोज की संरचना को देखा होगा तो ग्लूकोज में केवल एक प्राथमिक एल्कोहल होता है, वो भी कहाँ, नीचे की ओर सबसे, क्योंकि अगर आप ग्लूकोज की संरचना बनाएंगे तो ग्लूकोज की संरचना ऐसे होती है CHO, यहाँ पे होता है CHOH का होल 4 और यहाँ होता है CH2OH। तो ये जो लास्ट वाला एल्कोहल है ये प्राथमिक एल्कोहल होता है। जबकि अगर हम फ्रक्टोज की बात करते हैं तो फ्रक्टोज में अगर आप देखेंगे तो फ्रक्टोज का सूत्र होता है CH2, इसमें एल्डिहाइड नहीं कीटोन होता है, फिर होता है CHOH का होल थ्राइस, और लास्ट में हमारा होता है यहाँ पर CH2OH। अब आप देखिए यहाँ पे प्राथमिक एल्कोहल कितने हैं, एक CH2OH है, एक CH2OH है, दो प्राथमिक एल्कोहल हैं, तो इसमें प्राथमिक एल्कोहल 2 होगा। अच्छा, अगर हम द्वितीयक एल्कोहल की बात करें तो ये देखिए जो CHOH करके लिखा है बीच में बना है, ये देखिए 4 बार है। इसका मतलब ग्लूकोज में द्वितीयक एल्कोहल 4 बार होते हैं, जबकि अगर फ्रक्टोज में बात करते हैं तो ये CHOH यानी द्वितीयक एल्कोहल कितनी बार है, 3 बार है। तो देखिए यहाँ पर दिया है अंतर में कि इसमें एक प्राथमिक एल्कोहल होता है, इसमें 2 प्राथमिक एल्कोहल होते हैं, इनमें 4 द्वितीयक एल्कोहल होते हैं, इनमें 3 द्वितीयक एल्कोहल होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, ग्लूकोज उतना मीठा नहीं होता है जितना मीठा फ्रक्टोज होता है। बात समझ में आ रहा है। अब दिया है अगला प्रश्न, विटामिन ए तथा सी के मुख्य स्रोत और इनकी कमी से होने वाले रोग लिखिए। तो देखिए विटामिन ए क्या है, विटामिन ए
आँखों की रोशनी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये मिलता कहाँ से? हरी पत्तेदार सब्जियाँ खाइए, गाजर खाइए, इन्हीं सब से आपको मिलना है। तो विटामिन ए के जो स्रोत हैं वो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि दूध, मक्खन, अंडा, मछली, हरी सब्जियाँ, गाजर, ये सब से मिलता है। और इसकी कमी से रोग कौन सा होगा? इसकी कमी से रतौंधी होगा, जीरोप्थैल्मिया होता है और प्रतिरोधक क्षमता भी आपकी कम हो जाती है। साथ ही साथ विटामिन सी आपको मालूम है हरी पत्तेदार सब्जियों के साथ साथ आंवला, नींबू, टमाटर और जितने भी खट्टे फल होते हैं उनसे आपको मिल जाएगा। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। तो केवल आपको नाम लिखना है, लेकिन मैंने रोग की जानकारी भी दे दिया कि स्कर्वी रोग में घाव आसानी से नहीं भरता है और घाव को भरने में अधिक समय लगता है। हालांकि केवल आपसे रोग के बारे में पूछा है तो आप एग्जाम में स्कर्वी रोग लिखेंगे, क्योंकि वहाँ आपको समय का भी ध्यान रखना होता है। अगला दिया है निम्नलिखित अपक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण लिखना है। पहला दिया क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण। तो देखिए कि सल्फोनीकरण में हम करते क्या हैं? सल्फोनीकरण में हम क्लोरोबेंजीन को सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन करा देंगे। रिएक्शन कराते समय अगर आपको याद होगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल को हम इस तरीके से तोड़ के लिखते हैं OH और SO3H में। देखिए ये H2SO4 है जोड़ने पे। अब होगा क्या कि जहाँ पर भी बेंजीन में से आप H निकालेंगे वो H इस OH से रिएक्शन करके H2O बना लेगा। तो अंदर जुड़ने जाएगा SO3H, वो अपने आप नहीं जा सकता, वो Cl से परमिशन मांगेगा। और चूंकि Cl आर्थो और पैरा निर्देशक होता है तो वो SO3H को या तो आर्थो पर जोड़ेगा या तो पैरा पर जोड़ेगा। दूसरा समीकरण हमारा दिया है क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण कीजिए। तो आप नाइट्रीकरण में क्या करते हैं? नाइट्रीकरण में हम नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। अब नाइट्रिक अम्ल को भी हम वैसे ही ब्रेक करते हैं जैसे हमने अभी कुछ देर पहले सल्फ्यूरिक अम्ल को किया था। ये देखिए इसको ऐसे तोड़ेंगे। अब जहाँ से भी H निकलेगा वो OH से रिएक्शन करके H2O बनाएगा। इसका मतलब बेंजीन वलय में जुड़ने जाएगा NO2। अपने मन से नहीं जाएगा, वो Cl से पूछेगा कहाँ जाएँ, और Cl चूंकि आर्थो पैरा होता है तो एक बार NO2 को आर्थो पे भेजेगा और एक बार पैरा पे जोड़ देगा। ठीक है। अगला दिया एथिल ब्रोमाइड की सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया लिखिए। तो देखिए एथिल ब्रोमाइड का सूत्र होता है C2H5Br और सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र होता है C2H5ONa। अब ये जो Na है वो इस Br से रिएक्शन कर लेगा, तो यहाँ से Br गायब कर दीजिए, यहाँ से Na गायब कर दीजिए, NaBr बन गया। अब यहाँ बचा क्या? C2H5O और यहाँ C2H5। तो देखिए C2H5O C2H5 बनेगा, यानी डाईएथिल ईथर बन जाएगा। अगले प्रश्न में दिया है कि आपको वुर्ज-फिटिक अपक्रिया के बारे में बताना है। क्या होती है वुड-फिटिक अपक्रिया? तो देखिए इसके लिए करना क्या होता है, चूंकि हमको केवल समीकरण लिखना है, डिस्क्राइब नहीं करना है। तो वुड-फिटिक अपक्रिया में हम करते क्या हैं? एक एरिल हैलाइड लेंगे, जैसे हमने क्लोरोबेंजीन लिया है, देखिए ये एरिल हैलाइड है। और साथ ही साथ आपको एक एल्किल हैलाइड लेना है, जैसे हमने यहाँ मेथिल क्लोराइड लिया है। और इसको सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में जब क्रिया कराएंगे तो देखिए यहाँ से ये NaCl ये निकल जाएगा और ये एल्किल समूह जाकर के बेंजीन में जुड़ जाएगा। एल्किल बेंजीन मिलेगा। CH3 को चूंकि हम मेथिल कहते हैं, यानी आपको मिलेगा मेथिल बेंजीन। और मेथिल बेंजीन का एक नाम क्या होता है? टॉल्यूइन भी होता है। फिटिक अपक्रिया क्या है? तो देखिए फिटिक अपक्रिया में अभी आपने वुड फिटिक अपक्रिया में क्या किया था? एक एरिल हैलाइड लिया था और एक एल्किल हैलाइड लिया था। फिटिक अपक्रिया में हम एल्किल हैलाइड नहीं लेंगे, बल्कि इसी एरिल हैलाइड के 2 अणु ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे फिटिक अपक्रिया में हमने क्या किया है? ये एरिल हैलाइड है तो इसका एक नहीं बल्कि कितना अणु ले लिया? 2 अणु। देखिए ले लिया है। सोडियम धातु से जब क्रिया कराया है तो सोडियम धातु से क्रिया कराने पर यहाँ से क्या हो जाएगा? 2NaCl निकल जाएगा। और 2NaCl निकलने के बाद दोनों बेंजीन के वलय आपस में जुड़ के डाइफेनिल का निर्माण कर लेंगे। अगला दिया है कि क्लोरोबेंजीन का उदाहरण देते समय ये समझाइए कि ये इलेक्ट्रॉन रागी यानी इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक प्रतिस्थापन में आर्थो और पैरा निर्देशक क्यों होता है। तो देखिए अगर आप क्लोरोबेंजीन का अनुनाद करिए, यानी क्लोरोबेंजीन में अनुनाद करिए, अगर आपको अनुनाद करने आता होगा तो आपको ये साफ दिखाई दे रहा है कि पूरे अनुनाद में अगर आप स्ट्रक्चर सेकंड को देखें या थर्ड को देखें या फोर्थ को देखें तो माइनस कहाँ उत्पन्न हुआ? ये देखिए माइनस उत्पन्न हुआ आर्थो पोजीशन पे, फिर पैरा पोजीशन पे और फिर आर्थो पोजीशन पे। तो जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है, सबको मालूम है इलेक्ट्रोफाइल जिसको हम ई से लिखते हैं उस पर प्लस होता है। तो प्लस का आक्रमण होगा कहाँ? प्लस जहाँ माइनस देखेगा वहीं आक्रमण करेगा। तो या तो इसका आक्रमण कहाँ होगा? आर्थो पे, या तो इसका आक्रमण कहाँ होगा? पैरा पे, या तो फिर आक्रमण होगा आर्थो पे। तो चूंकि क्लोरोबेंजीन में अनुनाद के चलते आर्थो और पैरा पर माइनस यानी इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पर आर्थो पैरा पोजीशन पे देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ा है, यहाँ भी बढ़ा है, यहाँ भी देखिए इलेक्ट्रॉन बढ़ा और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन यानी माइनस का घनत्व बढ़ गया है। और एक इलेक्ट्रॉन स्नेही जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का स्नेह रखता है। तो उसको इलेक्ट्रॉन कहाँ दिखाई दे रहा है? या तो आर्थो पे या तो पैरा पे, इसलिए वो आर्थो और पैरा पर आक्रमण करेगा। यानी क्लोरोबेंजीन हमारा आर्थो पैरा निर्देशक होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि अनुनाद के कारण आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है। ये देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे, आर्थो पे बेंजीन वाले में, फिर पैरा पे और फिर आर्थो पे। ठीक है। तो इसी कारण क्लोरीन हमारा आर्थो तथा पैरा निर्देशक होता है। बात समझ में आ रही है? अब आते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा क्या है कि फ्रियोन और DDT का उपयोग लिखना है।
फ्रियॉन किसको कहते हैं सबको मालूम है। फ्रियॉन हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाता है, यानी CF यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कहते हैं। अब इसका उपयोग क्या है, देखिए तो फ्रियॉन का सबसे ज़्यादा यूज़ जो हम करते थे पहले रेफ्रिजरेटर में करते थे। ये प्रशीतक के तौर पे यानी कूलेंट के तौर पर यूज़ होता था। तो देखिए फ्रियॉन का उपयोग यही है कि इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर में या AC में कूलेंट के तौर पर किया जाता था। लेकिन सभी को मालूम है कि आजकल इसका उपयोग बहुत कम किया जाने लगा है, क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन को क्षय करता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको दिया कि पर्यावरण पर इनके प्रभाव का भी अध्ययन करना है। तो देखिए फ्रियॉन के पर्यावरणीय प्रभाव को भी बताया गया है कि फ्रियॉन का जो पर्यावरणीय प्रभाव है, कि फ्रियॉन को जब हम प्रशीतक के तौर पर यूज़ करते हैं तो ये वातावरण में ओजोन परत के लिए उत्तरदायी होता है, और साथ ही साथ यह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए यानी पृथ्वी की सतह को गर्म होने के लिए भी उत्तरदायी होता है। और इसका तो ग्रीन हाउस प्रभाव CO2 से भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। दूसरा क्या है, DDT क्या है। तो देखिए DDT का उपयोग बहुत पहले हम लोग कीटनाशी के रूप में करते थे। ये संपर्क कीटनाशी किस चीज़ को कहता है, कोई भी कीट जैसे इसके संपर्क में आएगा वैसे ही उसका नाश हो जाएगा। यानी कोई भी कीट जैसे DDT के संपर्क में आया, टच में आया, वो तुरंत मर जाता था। इसका उपयोग हम कैसे करते थे, मक्खी मच्छर या कीड़े मकोड़ों को मारने में किया जाता था। और DDT का उपयोग मुख्य रूप से मलेरिया फैलाने वाले जो एनाफ्रीज मच्छर हैं और टाइफस वाहक जो जुए होते हैं उनको समाप्त करने में किया जाता है। लेकिन पर्यावरण पे इसका प्रभाव क्या है, पर्यावरण पे प्रभाव ये है कि DDT बॉडी में किसी कीड़े मकोड़े के जाएगा तो, लेकिन ये अनअपघटनीय है, यानी ये उसके शरीर में गया तो, लेकिन उसके शरीर में वो अपघटित नहीं हुआ, वैसे ही रूप में पड़ा रहा। अब अगर किसी खेत में मान लीजिए कीड़े मकोड़े हैं, आपने वहाँ DDT का छिड़काव कर दिया है, तो जो कीड़े इसको खाएंगे, इसके टच में आएंगे, उनकी बॉडी में DDT तो पहुँच गया लेकिन वो नष्ट नहीं हुआ है। अब क्या है, इसके दुष्प्रभाव ये हुए कि USA का जो राष्ट्रीय पक्षी बाज था, बाज भी कीड़े मकोड़े खाते हैं, तो वो खेतों में जाके कीड़े मकोड़े खाने लगे। तो कीड़ों मकोड़ों के अंदर जो DDT के रूप में जहर था, वो बाज के पेट में भी पहुंचा, और धीरे धीरे बाज की प्रजाति लुप्त होने के कगार पे आ गई। इसी वजह से DDT की उपस्थिति इतनी हानिकारक हो गई कि ये जीवों के वसाओं में घुल तो जाता है और विभिन्न प्रकार के रोग भी उत्पन्न करता है, और आपकी बॉडी से जल्दी जाता नहीं है। यही कारण था कि बाज धीरे धीरे मरने लगे, तो USA ने इसको बैन कर दिया था। ठीक है, अब इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया है कि ग्रीनार्ड अपकर्मक द्वारा प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल के बनाने की विधि लिखिए। तो सभी को मालूम है ग्रीनार्ड अपकर्मक को हम लिखते कैसे हैं, चलिए आपको समझा रहे हैं। अगर आप एक रिएक्शन समझ गए, अगर आप प्राथमिक एल्कोहल बनाना समझ गए, तो उसमें हल्की सी चेंजिंग करके आप द्वितीयक एल्कोहल और फिर तृतीयक एल्कोहल भी बना सकते हैं। सबसे पहले आप ग्रीनार्ड अपकर्मक को समझिए। ग्रीनार्ड अपकर्मक का जनरल फार्मूला होता है RMGX। इसमें ये ध्यान रखना है कि जब ये ब्रेक करता है यानी ये टूटेगा, तो ये जो Mg यानी धातु वाला हिस्सा इस पर आएगा प्लस और इस पर क्या आएगा माइनस। अब इससे अगर आपको प्राथमिक एल्कोहल बनाना है ना, तो ग्रीनार्ड अपकर्मक को रिएक्शन करा दिए फॉर्मेल्डिहाइड से। किसी रिएक्शन हम कराएंगे, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला होता है HCHO। तो देखिए HCH और O हो गया। ठीक है, अब इस रिएक्शन में होता ये है कि जब ये ऑक्सीजन ये बॉन्ड खींचेगा, तो ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आएगा, ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा माइनस, और कार्बन पे चार्ज आ जाएगा प्लस। उससे क्या होगा, होगा ये कि ये जो माइनस वाला हिस्सा है ये जा कर के जुड़ेगा कार्बन से, यानी ये माइनस वाला जो हिस्सा आपका था, R वाला हिस्सा, ये जाके जुड़ने लगेगा कार्बन से, और ये जो Mg वाला हिस्सा है वो जुड़ेगा O से जा कर के। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच एक बॉन्ड टूटा तो O से जुड़ने के लिए कौन पहुंचा, Mg वाला हिस्सा। तो देखिए MgX बन गया, और कार्बन से जुड़ने कौन आया था, R वाला हिस्सा। तो देखिए यहाँ R बन गया। बाद में ये जो योगात्मक यौगिक मिला, यानी दोनों यौगिक जुड़ गए तो हमको योगात्मक यौगिक मिला। अब इसका जल अपघटन करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने जल लिया अम्ल की उपस्थिति में। जब आप जल अपघटन करेंगे तो ये बॉन्ड यहीं से टूट जाएगा। जल में H और OH दोनों होते हैं, तो इसको H मिलेगा और इसको क्या मिलेगा, OH मिलेगा। तो आप देखिए यहाँ पर बन क्या जाएगा, RCH2, और O के पास H चला जाएगा, तो देखिए यहाँ बन जाएगा RCH2OH, और MgX के पास OH भी आ जाएगा तो बन जाएगा MgOHX हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप चाहें तो R की जगह पे CH3 लगा दीजिए, तो यहाँ भी R की जगह पे CH3 लगा दीजिए, और यहाँ भी R की जगह पे CH3 लगा दीजिए। देखिए हमारा प्राथमिक एल्कोहल बन करके तैयार हो गया है। अब आपने प्राथमिक एल्कोहल बना लिया, तो द्वितीयक कैसे बनाएंगे, हल्की सी चेंजिंग करनी है। ध्यान दीजिए ऊपर वाले रिएक्शन में यहाँ मैंने फॉर्मेल्डिहाइड लिया था। अब अगर इसी को मुझे द्वितीयक एल्कोहल बनाना होता तो मैं क्या करता, एक H हटा के यहाँ R लगाता, यहाँ भी R लगाता, और यहाँ भी क्या लगा देता, R। इसका मतलब अभी भी मैं एल्डिहाइड लेता, लेकिन वो फॉर्मेल्डिहाइड ना होके कोई अन्य एल्डिहाइड होता। तो देखिए द्वितीयक एल्कोहल के लिए यहाँ पे देखिए मैंने RCHO ही लिया है द्वितीयक एल्कोहल को बनाने में, और बाकी सेम प्रोसेस आप करते चले जाइए। तो देखिए यहाँ द्वितीयक एल्कोहल बनेगा। आप चाहें तो R की जगह पे कोई वैल्यू भी रख सकते हैं, जैसे R की जगह पे यहाँ CH3, इस R की जगह पे भी CH3 रखेंगे, तो लास्ट में देखिए दोनों R की जगह पे CH3 आ जाएगा, आइसोप्रोपिल एल्कोहल बन जाएगा, और ये हमारा द्वितीयक एल्कोहल है।
अच्छा, आपको द्वितीयक अल्कोहल बनाने आएगा तो तृतीयक अल्कोहल कैसे बनेगा? उसके लिए और आसान प्रोसेस है। जब द्वितीयक अल्कोहल बन गया तो अगर मैं इस H को भी हटा के R लगा दूँ तो ये देखिए हमारा तृतीयक अल्कोहल बनेगा। और तृतीयक अल्कोहल बनाने के लिए हमको लेना होगा RCOR यानी कीटोन लेना होगा। तो देखिए तृतीयक अल्कोहल ग्रीनार्ड अपरमक से बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एल्डिहाइड ना लेके क्या ले लेंगे, कीटोन ले लेंगे। और सेम प्रोसेस जैसे आपने ऊपर किया था, सेम प्रोसेस यहाँ देखिए 3 बार R लिख देंगे, आपका तृतीयक अल्कोहल बन गया है। यानी अगर आपको प्राथमिक अल्कोहल बनाना था तो आपने फॉर्मेल्डिहाइड लिया, द्वितीयक अल्कोहल बनाना था तो फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के कोई और एल्डिहाइड लीजिएगा, और तृतीयक अल्कोहल बनाना होगा तो आप कीटोन ले लीजिएगा। ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। वहाँ दिया विलियमसन संश्लेषण पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो देखिए विलियमसन संश्लेषण एक बेहतरीन मेथड होता है किसी भी प्रकार के ईथर को बनाने के लिए। इसके लिए आपको करना क्या होता है, आप लीजिए सोडियम एल्कोऑक्साइड यानी RONA और इसको रिएक्शन करा दीजिए एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड का फार्मूला RX होता है, हमने एक्स को इधर लिख दिया। अब इस रिएक्शन में आपको करना यह है कि यहाँ पर ये जो NaX है ये निकल जाएगा। आप इसको जैसे ही हल्का सा भी हीट करेंगे ये आपका यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, इसको हीट करते ही ये निकल गया और तब हमारे पास आ गया ROR यानी ईथर बन गया और साथ ही साथ क्या निकल गया, NaX निकल गया। अब आप R की जगह पे अगर आप चाहें CH3 रखेंगे तो ये हो जाएगा CH3ONA और यहाँ पर X की जगह पे मान लीजिए Cl रखा। आप चाहें तो इस R की जगह पे CH3 रखिए या C2H5 रखिए, कुछ भी रख दीजिए। मान लीजिए हमने CH3 रखा तो देखिए यहाँ से NaCl ये निकल जाएगा और बनेगा CH3OCH3। इससे हमें ईथर मिलता है, यही है हमारा विलियमसन संश्लेषण। तो देखिए यहाँ पे दिया है जब किसी एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्कोऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। इसी अपक्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। इस विधि द्वारा सरल और मिश्रित दोनों प्रकार के ईथर बनते हैं। सरल ईथर किसको कहते हैं, अगर मान लीजिए ऑक्सीजन से जुड़ने वाली दोनों चीज़ें एक जैसी यानी दोनों समूह एक जैसे, जैसे दोनों CH3 है तो ये सरल ईथर है। लेकिन ऑक्सीजन के एक तरफ मान लीजिए हमने C2H5 जोड़ दिया और एक तरफ यहाँ पे CH3 जोड़ दिया। अब ऑक्सीजन से जुड़ने वाले दोनों ही एल्किल समूह अलग अलग हैं तो ये हमारा मिश्रित ईथर होगा और विलियमसन संश्लेषण से हम कोई भी ईथर बना सकते हैं, दोनों ही। तो देखिए पहले एक जनरल फार्मूला दिया गया है, RONA जो मैंने बताया था RX से रिएक्शन करा है, ROR बना। अब आप इस R की जगह पे CH3 रखिए, इस R की जगह पे CH3 रखेंगे यानी दोनों R की जगह पे एक जैसा चीज़ रखेंगे तो आपका सम्मित ईथर बन गया। आप चाहिए तो एक जगह CH3 रखिए, एक जगह C2H5 रखिए तो आपका यहाँ पे एथिल मेथिल ईथर बनेगा जो कि असम्मित ईथर की कैटेगरी में जाएगा। अब अगला दिया है कि अगर आपको ऊपर वाले प्रश्न नहीं करने थे तो अथवा करके क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना था। दिया है एनिसॉल की अपक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं। तो देखिए एनिसॉल यही है जिसको मेथॉक्सी बेंजीन कहते हैं। इसको अगर आप एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कराएंगे तो ये देखिए बेंजीन में जहाँ भी H छुपा होगा ये H इस Cl से रिएक्शन कर लेगा। अंदर जुड़ने कौन जाएगा, COCH3। COCH3 क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर आप CH3 COCl इसमें से Cl हटा देंगे ना तो आप देखिए Cl के हटते इस कार्बन के बॉन्ड 3 ही बचेंगे। कैसे 3 बॉन्ड बचेंगे वो भी देख लीजिए, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड। तो जुड़ने कार्बन ही पहले जाएगा तो इसीलिए हम CO पहले लिखते हैं, CH3 बाद में। अब वो COCH3 कैसे जाएगा जुड़ने, वो इससे पूछेगा कहाँ जाएँ, तो ये आर्थो पैरा निर्देशक होता है। तो देखिए COCH3 को एक बार आर्थो पे भेजेगा और एक बार कहाँ भेजेगा, पैरा पे। अगला रिएक्शन दिया कि फिनॉल की क्रिया जलीय NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराते हैं तो क्या होता है। तो देखिए इस रिएक्शन को आप समझ लीजिए, ये फिनॉल है। इस फिनॉल में अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पर छुपा कौन है, यहाँ पर छुपा है H, ठीक है। और CHCl3 को मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ, ये देखिए CH और ये Cl है 3 बार, ठीक है। और साथ ही साथ NaOH को हमने 3 बार क्यों लिया है, क्योंकि Na रिएक्शन करता है Cl से। Cl आपके 3 बार है, 1 2 3, तो इसीलिए NaOH भी हमने लिया है यहाँ पे 3 बार। एक बार NaOH, यहाँ पे ले लिया है 2 बार NaOH और यहाँ पर ले लिया है 3 बार NaOH। इन तीनों रिएक्शन में होता क्या है, देखिए सबसे पहले आपको ये करना है, ये 3 NaCl तो आपको निकालने हैं। चलिए हमने 3 NaCl देखिए यहाँ पे निकाल दिया, निकल गया। इसके बाद देखिए एक H यहाँ पे और एक H यहाँ पे, ये जो 2 H हैं वो 2 OH लेके चले जाते हैं 2H2 बनाने। चलिए ये भी बन गया, इसको भी कट कर देते हैं। अब आप देखिए जितनी चीज़ें निकल गई, अगर मैं उसको कट कर दूँ तो मेरे पास बचा क्या है, मेरे पास केवल बचा है अब यहाँ पर ये कार्बन और यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो CH और O मिलके क्या बना लेंगे, CHO। तो यानी ये जो CHO बचेगा वो कहाँ जुड़ेगा, ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला था ना, इसी की जगह पे ये बॉन्ड जो खाली है, इसी खाली जगह पे CHO जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इस जगह पे कौन जुड़ने चला आया है, CHO जुड़ने चला आया है और हमारा सैलिसिल एल्डिहाइड बन गया है। अगले प्रश्न पे यहाँ दिया है एल्कोहल बनाने की हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीकरण अपक्रिया को लिखिए। ये क्या चीज़ होता है तो समझिए इसको। इसके लिए हम करते क्या है, सबसे पहले हम एल्कीन कोई भी लेंगे
कोई भी एल्कीन जो आपकी इच्छा कर रही ले लीजिए। मान लीजिए हमने एक एल्कीन लिया है CH3, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमने लिख दिया CH और यहाँ पर लिख दिया है डबल बॉन्ड क्या करके CH2, ध्यान दीजिएगा ये एल्कीन है। इसको रिएक्शन कराएंगे डाइबोरेन से। सबसे पहले जानिए डाइबोरेन क्या होता है। डाइबोरेन का फार्मूला होता है B2H6। B2H6 जब रिएक्शन करता है तो 2BH3 में टूट जाता है, यानी बोरेन में टूट जाता है, तो ये बोरेन ही रिएक्शन करने आएगा। अब ये रिएक्शन कैसे करेगा ये आपको थोड़ा समझना होगा कि रिएक्शन करता कैसे है। तो देखिए हम डाइबोरेन के लिए यहाँ पर ये जो बोरेन है BH3, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ BH3 करके, समझिएगा इसको। अब होता क्या है, जब ये रिएक्शन करेगा तो सबसे पहले ये जो आपके डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं ना, उसमें से एक बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा। तो चलिए हम एक बॉन्ड को तोड़ दे रहे हैं। अब देखिए एक बॉन्ड जब गायब हो गया तो देखिए नुकसान दोनों ही कार्बन को हुआ। इस कार्बन को भी एक नुकसान हुआ, ठीक है, और इस कार्बन को भी एक नुकसान हुआ, दोनों ही कार्बन को नुकसान हुए हैं। अब भरपाई कैसे करेगा, तो ये बोरान अपना एक हाइड्रोजन तुरंत बीच वाले कार्बन को भेज देगा। अब बीच वाले कार्बन के पास अगर ये हाइड्रोजन चला गया तो यहाँ पे क्या हो गया, CH2 हो गया। अब CH2 हो गया तो बोरान का ये हाइड्रोजन जो है, चलिए भाई यहाँ से चला गया है, इसको हटा दीजिए। इसके जाने के बाद ये जो दूसरा कार्बन बचा हुआ है आपके पास, ये वाला, ये तुरंत बॉन्ड बना लेता है बोरान से कि लो भाई हम आपका बॉन्ड बना देंगे, हमारा भी 4 बॉन्ड हो जाएगा और आपका भी बॉन्ड हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा है CH3 CH2 CH2 और यहाँ बोरान से हम जुड़ गए हैं। इसका साफ मतलब हमको करना क्या है कि बोरान का एक हाइड्रोजन दे देना है बीच वाले कार्बन को और लास्ट वाले कार्बन को बोरान से जोड़ देना है। अब अगर आप ध्यान दें तो बोरान के पास हाइड्रोजन हैं कितने, बोरान के पास हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। तो इन तीनों से जुड़ने के लिए एक एक एल्कीन आएगा, तो यानी एल्कीन के यहाँ 3 मालिक्यूल लगेंगे। तो देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ CH3 CH CH2, यहाँ भी वही चीज़ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ भी जुड़ने के लिए कौन आएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब आपको करना क्या है, अभी बताया था मैंने, आपको करना केवल ये है कि बोरान का हाइड्रोजन देना है बीच वाले कार्बन को। ये जो बोरान का हाइड्रोजन है ये बीच वाले कार्बन को देना है, तो यहाँ भी बोरान का हाइड्रोजन दे देना है बीच वाले कार्बन को। अगर बीच वाले कार्बन को दे देंगे तो बीच वाले कार्बन के पास क्या हो जाएगा, CH2, क्या हो जाएगा, CH2। और ये जो लास्ट वाला CH2 है ये ला करके आपको बोरान से जोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले डाई बोरेन को तोड़ करके बोरेन बनाया है। फिर यहाँ देखिए 3 मालिक्यूल लिया है और तीनों मालिक्यूल में आपको करना क्या है, तीनों मालिक्यूल में जो बीच वाला हाइड्रोजन है आपको सबसे पहले तो एक बॉन्ड गायब करना होगा, दोनों कार्बन के बीच का, वो बॉन्ड गायब कर देंगे। इसका जो बीच वाला हाइड्रोजन है उसको आप, बीच वाला कार्बन है उसको आप एक हाइड्रोजन दे देंगे और लास्ट वाले को बोरान से जोड़ देंगे। तो आप यहाँ पर देखिए अब तीनों मालिक्यूल में देखिए CH3 है तो हमने CH3 लिखा। फिर यहाँ पे अब CH2 हो जाएगा क्योंकि ये बोरान का हाइड्रोजन पाया था CH2, और लास्ट वाला बोरान से जुड़ेगा तो ये देखिए CH2 बोरान से जुड़ेगा कितनी बार, क्योंकि ये 3 बार थे तो देखिए यहाँ पे हमने होल थ्राइस कर दिया, मिल गया ये, यानी आपको मिल गया ट्राइप्रोपिल बोरेन। अब ये जो ट्राइप्रोपिल बोरेन मिला है इसके अगर हम स्ट्रक्चर को समझ लें तो आसान हो जाएगा। देखिए ट्राइबोरिल जो आपका प्रोपेन है उसका स्ट्रक्चर क्या है, बोरान बीच में है, एक और देखिए CH3 है, फिर क्या है CH2 है, फिर कौन है CH2 है, सॉरी, इधर भी वही होगा CH2, फिर CH2 और फिर कौन होगा CH3 होगा। ऐसे ही यहाँ पे भी हम जोड़ देंगे CH2, फिर कौन है CH2 और लास्ट में क्या है CH3 है। अब ये हो गया है। अब इससे अल्कोहल कैसे बनेंगे, इसके लिए आपको क्षारीय माध्यम में हाइड्रोजन परऑक्साइड से रिएक्शन करना होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, H2O2 होता है, जिसको आप ऐसे समझ लीजिए, जब हाइड्रोजन परऑक्साइड रिएक्शन करेगा तो आपको 2 OH मिल सकता है। तो होता क्या है, यहाँ पे बोरान और कार्बन के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जब हम हाइड्रोजन परऑक्साइड का पहला अणु लाएंगे तो इसको मिलेगा OH और आपको भी क्या मिलेगा, OH। फिर इसी तरीके से हम दूसरे बॉन्ड को तोड़ेंगे तो इसको क्या मिलेगा, OH, और इसको भी क्या मिलेगा, OH। और जब हम तीसरे बॉन्ड को तोड़ेंगे, ये वाले बॉन्ड को, बोरान कार्बन के बीच के बॉन्ड को, तो इसको भी मिलेगा OH और बोरान को भी मिलेगा OH। तो बोरान को कुल कितने OH मिले, अगर आप देखिए 1 OH, 2 OH, 3 OH, तो यानी बन गया BOH का होल थ्राइस, बोरिक अम्ल बन गया। और साथ ही साथ ये देखिए ये क्या बना, CH3 CH2OH, यहाँ क्या बन गया CH3 CH2OH और यहाँ क्या बन गया CH3 CH2OH, यानी एल्कोहल के 3 मालिक्यूल बन गए। तो देखिए यहाँ पर इसी चीज़ को किया है कि 3 हाइड्रोजन परऑक्साइड के मालिक्यूल लिया है, रिएक्शन कराया है, तो आपको 3 प्रोपिल एल्कोहल मिल गए हैं। और H3BO3, या इसको आप चाहें तो BOH का होल थ्राइस भी लिख सकते हैं, ये आपका बोरिक अम्ल कहलाता है, यही हाइड्रोबोरानन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। अगला दिया क्या होता है, जब एसीटोन को सोडियम
हाइपोआयोडाइड से क्रिया कराते हैं तो एक चीज़ याद रखिएगा, सोडियम हाइपोआयोडाइड का फार्मूला होता है NaOI, ठीक है। NaOI का मतलब ये होता है कि ये NaOI लैब में आपको नहीं मिलेगा, आपको तुरंत बनाना पड़ता है। NaOI किससे बनता है, मैं आपको समीकरण लिख के बता दे रहा हूँ। NaOI तब बनता है जब आप NaOH का रिएक्शन आयोडीन से यानी I2 से कराते हैं। तो देखिए यहाँ पर बनता है Na प्लस बनता है NaOI, ठीक है, NaOI और प्लस बनता है H2O। तो यहाँ NaOI से रिएक्शन कराने का मतलब है कि आप NaOH को किससे रिएक्शन कराइएगा, आयोडीन से। तो यहाँ जो सोडियम हाइपोआयोडाइड दिया है ना, इसका मतलब आपको रिएक्शन कराना होगा सोडियम को NaOH और किसके साथ, आयोडीन के साथ। तो देखिए आप जब एसीटोन को आयोडीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन से रिएक्शन कराएंगे तो आयोडोफॉर्म बनेगा। या अगर कोई बच्चा कह रहा है कि नहीं हमको सोडियम हाइपोआयोडाइड से ही रिएक्शन कराना है, तो आप ये रिएक्शन कराइएगा। 3 मॉलिक्यूल इसलिए लिखेंगे क्योंकि आयोडोफॉर्म बनाने के लिए आपको 3 आयोडीन चाहिए और आपका आयोडोफॉर्म बन के यहाँ तैयार हो जाएगा। अगला दिया एस्टल्डिहाइड को अमोनिया से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, तो देखिए है क्या, एस्टल्डिहाइड को जब आप अमोनिया से क्रिया कराएंगे तो अमोनिया को आप यूँ लिख दीजिए H और NH2 करके। होता यह है कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जब एक बॉन्ड खींचेगा तो O पे माइनस आएगा और यहाँ कार्बन पे क्या आएगा, प्लस आएगा। तो तुरंत ही ये हाइड्रोजन O से जुड़ने चला जाएगा और O से जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, OH, और NH2 चला जाएगा कार्बन से जुड़ने और यहाँ पर एस्टल्डिहाइड में अमोनिया जुड़ गया तो बनने वाले यौगिक का नाम एस्टल्डिहाइड अमोनिया हो जाएगा। अगला दिया एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल से होती है। ये स्टरीकरण की क्रिया है। ये देखिए आपका ये एसिटिक अम्ल है और इसको जब एथिल एल्कोहल से क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर ये इतना ये H2O यहाँ से निकल जाएगा और बाकी जब आप जोड़ के लिखेंगे, देखिए यहाँ पर बचा CH3CO, उसका OC2H5 यानी ये हो गया, ये एस्टर बन गया जिसको एथिल एसीटेट कहते हैं। अगला दिया है फॉर्मल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया कराइए। देखिए फॉर्मल्डिहाइड को अमोनिया से क्रिया कराने पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यौगिक यूरोट्रोपिन बनता है जिसको हम हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन भी कहते हैं और ये उसका समीकरण है। ठीक, अगले रिएक्शन पे आते हैं। वहाँ दिया है कि बेंजीन को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। देखिए गाटरमन कोक एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निष्क्रिय होता है, निष्क्रिय गैस है, तो इसको सक्रिय बनाने के लिए इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड मिलाएंगे। अब होता यह है कि केवल हाइड्रोजन क्लोराइड का काम ये होता है कि ये खाली कार्बन मोनोऑक्साइड को सक्रिय करने आया है। अब यहाँ पर बेंजीन में जो हाइड्रोजन चुका है, जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड सक्रिय हो जाएगा तो हाइड्रोजन से जुड़ के बना लेगा CHO, तो देखिए बेंजल्डिहाइड बन जाएगा और ये HCl गैस फिर से वापस लौट जाएगी। ठीक है, अगला दिया है कि निम्नलिखित पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी भी लिखनी है। पहला दिया क्रॉस एल्डोल, दूसरा इटाड और तीसरा कैनिजारो दिया है। तो चलिए तीनों बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रॉस एल्डोल क्या है। क्रॉस एल्डोल अभिक्रिया में आपको करना क्या होता है, दो ऐसे एल्डिहाइड लेने होते हैं, दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड या दो भिन्न भिन्न कीटोन लेंगे या एक एल्डिहाइड लेंगे, एक कीटोन लेंगे और यहाँ पर आपको एल्डोल उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होगा, यानी एक उत्पाद नहीं मिलेगा, अब कई सारे उत्पाद मिल जाएंगे। इसी अभिक्रिया को हम मिश्रित एल्डोल संघनन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको क्या करना है, मान लेते हैं कि हमने एक एल्डिहाइड लिया है CH3CHO और एक एस्टल्डिहाइड, एक लिया है एल्डिहाइड प्रोपियोन एल्डिहाइड जिसको हम बोलते हैं CH3CH2 क्या करके, CHO करके। अब इन दोनों को मिला करके आप तनु क्षार की उपस्थिति में, जैसे तनु NaOH या तनु K2CO3, इनकी उपस्थिति में आप क्रिया कराएंगे तो यहाँ आपको 4 प्रकार के उत्पाद मिलेंगे इनके संघनन से। कैसे, आपको वो बताते हैं। देखिए यहाँ चारों उत्पाद क्यों मिलेंगे, सबसे पहले हो सकता है कि एस्टल्डिहाइड के जो अणु हैं उसके सामने कोई एस्टल्डिहाइड का ही अणु आ जाए, पहला चांस है। दूसरा, प्रोपियोन एल्डिहाइड के सामने प्रोपियोन एल्डिहाइड का अणु आ जाए। तीसरा, ये एस्टल्डिहाइड के सामने प्रोपियोन एल्डिहाइड का अणु आ जाए या प्रोपियोन एल्डिहाइड के सामने एस्टल्डिहाइड का अणु आ जाए। अब इन चारों क्रिया में आपको करना क्या है, आपको पहले अणु को उसको वास्तविक रूप में लिखना है, जैसे ये देखिए CH3CHO को लिख दिया। दूसरे वाले अणु को आप ऐसे लिखेगा उसका 2 हाइड्रोजन आगे निकल जाए, ये शॉर्टकट तरीका आपको बता रहे हैं। जैसे CH3CHO लिखना है तो CH3CHO को आप ऐसे लिखे H2CH। अब देखिए CH3 हो गया, पीछे CHO लगाएंगे, मतलब उसके 2 हाइड्रोजन को आप आगे सूत्र में आगे करके लिखिए। अब उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि आपको उत्पाद बनाने में आसानी होगी। कैसे, आप देखिए, खुद ही देख लीजिए। यहाँ पे होता क्या है कि जब ये क्रिया होगी एस्टल्डिहाइड के 2 अणु होंगे तो यहाँ पर देखिए ये H2O निकल गया, इस H2O को आप कट कर देंगे। अब H2O के निकलने के बाद जो बचा हुआ हिस्सा है ना, उनके बीच डबल बॉन्ड लगा दिए। यहाँ क्या है CH3CH, तो देखिए हमने CH3CH लगा दिया और यहाँ CH ये लिख दिया और बीच में क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड। ये हमारा एल्डोल का पहला उत्पाद मिल गया। अब दूसरे में भी वही करेंगे। देखिए प्रोपियोन एल्डिहाइड CH3CH2CHO है, यहाँ देखिए हमने CH3 को H2CH करके और फिर CH2CHO लिखा है। फिर यहाँ से जल निकाल दीजिए, इस हिस्से को जोड़िए बीच में डबल बॉन्ड लगा करके। तीसरे में वही करना है, एस्टल्डिहाइड के सामने मान लो प्रोपेन एल्डिहाइड आ गया, एस्टल्डिहाइड आगे, प्रोपियोन एल्डिहाइड पीछे, फिर H2 निकालिए। अब यहाँ CH3CH है, देखिए एक और लिख दीजिए और CH2CHO को दूसरी ओर लिख देंगे।
इसी तरीके से लास्ट में भी देखिए H2O के निकलने के बाद इस हिस्से को पहले लिख दिया, इस हिस्से को बाद में लिख दिया और बीच में लगा दिया डबल बॉन्ड और आपको एल्डोल के कई उत्पाद मिलेंगे। ठीक है, यही हमारा मिश्रित एल्डोल कहलाता है। आप इसमें कीटोन भी ले सकते थे। अगला दिया इटार्ड अपक्रिया क्या है, तो इटार्ड अपक्रिया देखिए बहुत सिंपल होता है। इसके लिए आप टॉल्यूइन को क्रोमिल क्लोराइड द्वारा ऑक्सीकृत करते हैं। अब क्रोमिल क्लोराइड से जब ऑक्सीकृत करेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर टॉल्यूइन में यहाँ पे CH3 लिखा है, CH3 मतलब CH3, इसको आप अलग समझ लीजिए। अब यहाँ पर रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पर हो क्या CrO2Cl2 में ये जो दोनों ऑक्सीजन है ये बाहर रिएक्शन करने के लिए आते हैं, तो उसमें से एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन लेके चला जाता है H2O बनाने, देखिए निकल जाएगा और ये CH और O मिलके क्या बना लेंगे, CHO बना लेंगे। इसका मतलब जब आप टॉल्यूइन को क्रोमिल क्लोराइड द्वारा ऑक्सीकृत करेंगे तो बेंजल्डिहाइड मिलेगा। इसी अपक्रिया को हम इटार्ड अपक्रिया कहते हैं। अगला दिया कैनिजारो अपक्रिया। अब कैनिजारो अपक्रिया बहुत आसान होती है, लेकिन इसकी एक कंडीशन ये है कि आप इसमें ऐसे एल्डिहाइड का चयन करेंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो देखिए आप अल्फा हाइड्रोजन विहीन कोई एल्डिहाइड लीजिएगा और इसको सांद्र रेनॉय से जब क्रिया कराएंगे तो इस एल्डिहाइड के आपको 2 अणु लेने हैं। कितने अणु लेने हैं, 2 अणु, और इन 2 अणु में से एक अणु का आपको कर देना है अपचयन और दूसरे अणु का कर देना है आपको क्या, ऑक्सीकरण। अब कैसे करेंगे वो आपको समीकरण के जरिए मैं बता रहा हूँ, आप समझ लीजिए। इसमें करना बेहद सिंपल है। आप ऐसे एल्डिहाइड लीजिएगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, जैसे हमने HCHO लिया है। तो ध्यान दीजिए मैं आपको यहाँ पर HCHO के 2 अणु लेकर के ऊपर बता दे रहा हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पर HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु लिए और सांद्र एन्योय से क्रिया करा दिया। अब इस क्रिया में जानते क्या होता है, एक अणु का करना होता अपचयन। अपचयन में क्या करना होता है, अपचयन में करना ये होता है कि इसके CHO की जगह पे आप CH2OH लिखेंगे, यानी इस CHO की जगह पे आप किस चीज़ को लिख दीजिएगा, कौन से समूह को, CH2OH लिख दीजिएगा, हो जाएगा इसका अपचयन। तो कैसे अब क्रिया होगी, देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे H लिखा है तो हम लिखेंगे H, फिर CHO की जगह पे क्या लिख देना है, CH2OH। आप चाहें तो इसको CH3OH करके भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस दूसरे अणु का हमको करना है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या करना है, ऑक्सीकरण में CHO की जगह पे COON लिख दीजिएगा। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो देखिए पहले H लिखा है, यहाँ पर H करेंगे और COON करेंगे। इसका मतलब हम ऐसे एल्डिहाइड लेंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और उसके एक अणु का अपचयन किस में होगा, एल्कोहल में, और दूसरे अणु का ऑक्सीकरण होगा अम्ल के लवण में। COON अम्ल का लवण है, अम्ल के लवण में कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको कैनिजारो क्रिया में यही बताया गया है कि जब कोई अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड सांद्र रेनॉय से क्रिया करता है तो उस एल्डिहाइड के एक अणु का अपचयन होता है एल्कोहल में और दूसरे अणु का ऑक्सीकरण होता है संगत वसी अम्ल के लवण में। इसी अपक्रिया को हम कैनिजारो अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखिए अपक्रिया में वही चीज़ जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था HCHO वाला, देखिए यहाँ पर CH3OH मिला है, जिसको आप चाहें तो HCH2OH करके लिख दें और दूसरे अणु का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो गया। ऐसे ही मान लेते हैं आपको बेंजल्डिहाइड का दिया है, तो बेंजल्डिहाइड के 2 अणु हैं, तो पहले अणु का जब अपचयन करेंगे तो CHO की जगह क्या लगा दीजिएगा, CH2OH, और दूसरे अणु का जब ऑक्सीकरण करेंगे तो CH2 की जगह क्या लगा देंगे, COON, और आपको उत्पाद मिल जाएगा। अब अगला दिया है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन की पहचान करने के लिए हिंग्सबर्ग परीक्षण लिखे और इन अपक्रियाओं के रासायनिक समीकरण को भी लिखिए। तो सबसे पहले जानिए हिंग्सबर्ग अपकर्मक होता क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी समझ लें, इसको हम बेंजीन लगाइए SO2Cl, या इसको अगर हम फार्मूले के तौर पे लिखें तो लिखा जाता है C6H5SO2Cl। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, इसी को हिंग्सबर्ग अपकर्मक कहते हैं। तो प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले अगर आप हिंग्सबर्ग अपकर्मक को प्राथमिक एमीन यानी RNH2 से रिएक्शन कराएंगे तो देखिए यहाँ पर ये HCl निकल गया। HCl निकलने के बाद बाकी चीज़ों को देखिए SO2 के साथ हमने NH और R को जोड़ दिया है, SO2 के साथ NH और R को जोड़ दिया है, ये N एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड हो गया है, यानी प्राथमिक एमीन अगर हिंग्सबर्ग अपकर्मक से क्रिया करेगा तो N एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाएगा। ठीक है, अब यहीं पर अगर द्वितीयक एमीन क्रिया करेगा तो क्या बदलाव करना है, द्वितीयक एमीन जब करेगा तो एक H को हटा के आपको R लगा देना है। अब द्वितीयक एमीन हो गया। अब चूंकि 2 एल्किल समूह यहाँ पे देखिए जुड़ने चले आए हैं तो वहाँ N एल्किल था, यहाँ देखिए N डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड होगा और तृतीयक एमीन ये क्रिया नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर आप देखें तो ऊपर की क्रियाओं में Cl से क्रिया करने के लिए H होना जरूरी है। आप अगर तृतीयक एमीन में देखेंगे तो तृतीयक एमीन में नाइट्रोजन के पास कोई H नहीं होता है, इसलिए तृतीयक एमीन कभी भी हिंग्सबर्ग अपकर्मक से अपक्रिया नहीं करते हैं। अब दिया प्राथमिक एमीनों का क्वथनांक तृतीयक एमीनों से ज़्यादा क्यों होता है, तो सिंपल सी चीज़ देखिए, प्राथमिक एमीनों में अगर आप ध्यान दीजिए तो 2 हाइड्रोजन होते हैं,
जबकि तृतीयक एमीन की अगर मैं बात करूं तो उसमें नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं होते हैं। तो ये जो प्राथमिक एमीन के अणु हैं ये आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ जाएंगे। देखिए यहाँ पर जो प्राथमिक एमीन है RNH2 में देखिए हाइड्रोजन के अणु जो हैं अगले एमीन के अणु से कौन सा बंध बना रहे हैं, हाइड्रोजन बंध बना ले रहे हैं। डॉटेड लाइन जो है ये हाइड्रोजन बंध है। जबकि तृतीयक एमीन में नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं, तो वो हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाएगा। इसी वजह से प्राथमिक एमीनों का क्वथनांक अधिक होता है और तृतीयक एमीनों का क्वथनांक कम होता है। देखिए आंसर में भी लिखा है कि प्राथमिक एमीन में नाइट्रोजन परमाणु के पास 2 हाइड्रोजन होते हैं, जिसके कारण प्राथमिक एमीन के अणु आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा संगुणित हो जाते हैं यानी जुड़ जाते हैं, अतः इनका क्वथनांक कुछ होता है। जबकि तृतीयक एमीनों के नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन बंध नहीं हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं, जिसके कारण ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएंगे और ये कभी भी उच्च क्वथनांक प्रदर्शित नहीं करेंगे। अब अगला दिया है कि अगर आप ऊपरी अपक्रिया नहीं करना चाहते हैं तो आपको 3 अपक्रियाएं लिखनी होती हैं, डाई एजोकरण अपक्रिया, गैब्रियल थैलीमाइड अपक्रिया और कार्बिल एमीन अपक्रिया। तो सबसे पहले डाई एजोकरण अपक्रिया को समझते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होता है कि एनिलीन को सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ 0 से 5 डिग्री पर क्रिया कराना होता है, तो बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को डाई एजोकरण अपक्रिया कहते हैं। ये अपक्रिया होती कैसे है, तो सबसे पहले देखिए जो आपने सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया यानी NaNO2 और HCl लिया है, ये आपस में जब क्रिया करेंगे तो Na की क्रिया Cl से होगी, बन जाएगा NaCl, और H क्रिया कर लेगा NO2 से तो बनाएगा नाइट्रस अम्ल, बन गया। अब जो नाइट्रस अम्ल बन गया वही क्रिया करता है किससे, जो आपने रिएक्शन में एनिलीन लिया, ये एनिलीन है। बना हुआ नाइट्रस अम्ल देखिए यहाँ क्रिया करने के लिए आया है और साथ ही साथ HCl की जो मात्रा बच जाती है वो भी क्रिया करेगी। इस रिएक्शन में होता क्या है, इस रिएक्शन में आप यूँ समझ लीजिए कि यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे 3 और एक हाइड्रोजन 4। ये चारों हाइड्रोजन इस 2 ऑक्सीजन से रिएक्शन करके देखिए 2 H2 बना देंगे। अब जो गायब हो गए उनको हटा दीजिए तो देखिए ऑक्सीजन गायब हो गया है और 4 हाइड्रोजन गायब हो गए। अब मेरे पास एक नाइट्रोजन यहाँ बचा है, एक नाइट्रोजन यानी N2 बचा और Cl बचा है, तो देखिए यही N2Cl यहाँ मैंने लगा दिया बेंजीन पे, बन गया हमारा बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड और इसी को हम डाइएजोकरण अपक्रिया कहते हैं। अगला दिया गैब्रियल थैलीमाइड अपक्रिया क्या है, तो देखिए थैलीमाइड अपक्रिया, गैब्रियल थैलीमाइड अपक्रिया क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले आप थैलीमाइड लेंगे, ये देखिए थैलीमाइड है, इसको रिएक्शन कराएंगे KOH से। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, इसका जो H है इसके OH से रिएक्शन करके यहाँ निकाल देगा H2O, निकल गया H2O को निकलने के बाद बचा कौन है, N से जुड़ने कौन आएगा, N से जुड़ने आएगा K। तो देखिए यहाँ N से जुड़ने K आ गया, बन गया पोटेशियम थैलीमाइड। यहाँ N और K के बीच प्लस माइनस इसलिए लगाए हैं ताकि ये पता चले कि इनके बीच आयनिक बंध बना है, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो आप इसको रिएक्शन कराएंगे एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड से जब रिएक्शन कराएंगे तो K का रिएक्शन किससे होगा, वो X से रिएक्शन करके देखिए KX बना लेगा और ये R जुड़ने चला आएगा नाइट्रोजन से। तो देखिए अब R मतलब एल्किल समूह नाइट्रोजन से जुड़ा है तो इसका नाम हो जाएगा N एल्किल थैलीमाइड। N क्यों लगाए हैं, क्योंकि एल्किल समूह नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। N एल्किल थैलीमाइड बन गया। N एल्किल थैलीमाइड जब आपको मिल जाए तो आप इसका जल अपघटन करेंगे। अब ये जल अपघटन करने से क्या फ़ायदा होगा, देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जल का पहला अणु आता है और वो नाइट्रोजन को H देता है तो COO को OH देगा। ऐसे ही दूसरे बंध को जब तोड़ने आएगा जल का अणु तो इसको H देगा और इसको क्या देगा, OH। तो आप देखिए ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया COOH, नीचे क्या बन गया COOH, और ये देखिए RNH2 आपका क्या हो गया, अलग हो गया। तो देखिए यहाँ पर आपको थैलिक अम्ल मिल गया, ऊपर भी COOH, नीचे भी COOH और RNH2 आपका अलग हो गया। यही है आपका प्राथमिक अमीन बनाने की गैब्रियल थैलीमाइड अपक्रिया। इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, जो चीज़ समीकरण में है कि आपने किससे रिएक्शन कराया। देखिए पहले आपने रिएक्शन कराया KOH से और बाद में एल्किल हैलाइड से और बाद में कर दिया आपने जल अपघटन। यही चीज़ स्टेटमेंट में भी लिखा गया है कि थैलीमाइड को सबसे पहले आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराने के बाद यहाँ पे एल्किल हैलाइड से क्रिया कराएंगे और इसके बाद N एल्किल थैलीमाइड प्राप्त होगा, जिसका जल अपघटन करने पर आपको प्राथमिक अमीन प्राप्त होगा। और ये समीकरण जो मैंने आपको समझाया है वो यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ खास ध्यान ये रखिएगा, अगर आपको मेथिलेमीन बनाना है तो इस R की जगह पे क्या रखना है, R की जगह पे कोई एल्किल समूह। अगर मेथिलेमीन बनाना है तो CH3 रखिएगा। और ये जो आपने X यूज़ किया है बीच बीच में, जैसे KX यूज़ किया था, ये हैलोजन है, हैलोजन की जगह पे आमतौर पर Cl या Br का यूज़ कर लेंगे। अब लास्ट अपक्रिया आपको दिया कि कार्बिल एमीन अपक्रिया क्या होती है। तो देखिए कार्बिल एमीन अपक्रिया को सिंपली मैं बता दूँ, इस अपक्रिया में प्राथमिक एमीन लिया जाता है, कोई भी प्राथमिक एमीन आप ले सकते हैं। जैसे मैं बात करूँगा यहाँ पे CH3NH2 की, ये देखिए CH3NH2, ठीक है। इसको क्लोरोफॉर्म से क्रिया करा दी। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CHCl3, तो देखिए CH लिख दिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया Cl और इसको रिएक्शन करा देंगे KOH से। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, ये K रिएक्शन करेगा Cl से, चूँकि Cl 3 बार हैं इसीलिए मैं यहाँ पे K भी 3 बार लिखूँगा, यानी KOH को 3 बार लेना पड़ेगा। अब इस रिएक्शन में होना क्या है देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले एक KCl निकलेगा,
फिर एक और KCl निकलेगा, फिर एक और KCl, यानी कुल कितने KCl निकलेंगे? 3 KCl देखिए यहाँ निकले हैं, तो मैं यहाँ पर तीनों KCl को कट कर दूंगा। ये कट हुआ। इसके साथ ही साथ अगर आप ध्यान दीजिए तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, यानी ये 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पर देखिए 3 OH है। इसका मतलब ये है कि ये जो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर और 1 हाइड्रोजन यहाँ पर है, ये 3H 3 OH से रिएक्शन करके क्या बना लेंगे? 3H2। अब मेरे पास बचा क्या है यहाँ पे बचा है CH3N और यहाँ पर बचा है C, यानी बचेगा CH3NC। इसका साफ मतलब ये हो रहा है कि आपका जो एमीन समूह NH2 समूह है वो बदल जा रहा है आइसोसाइनाइड समूह में, और इसी अपक्रिया को हम कहते हैं कार्बिल-एमीन अपक्रिया। जब आप किसी भी प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म और केस से क्रिया कराएंगे तो आइसोसाइनाइड नामक दुर्गंधपूर्ण पदार्थ बनता है। इसी को हम कार्बिल-एमीन अपक्रिया कहते हैं और ये प्राथमिक एमीन का विशेष गुण है। अब आप चाहिए तो CH3 की जगह पे C2H5 ले लीजिए या एरोमेटिक एमीन ले लीजिए। आपको देखिए जो बदलाव करेंगे, यहाँ CH3 है तो यहाँ C2H5 कर देंगे, यहाँ C6H5 कर देंगे, मिलेगा आपको आइसोसाइनाइड ही। इसीलिए कार्बिल एमीन अपक्रिया को हम आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। और इसमें हमारा जो NH2 समूह है वो NC समूह में बदल जाता है। हिंदी कैसे लिखेंगे? जब कोई भी प्राथमिक एमीन चाहे वो एलिफैटिक या एरोमेटिक हो, क्लोरोफॉर्म और KOH से क्रिया कराते हैं तो आइसोसाइनाइड नामक दुर्गंधपूर्ण पदार्थ बनता है। इसी अपक्रिया को हम कार्बिल एमीन अपक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण कहते हैं। द्वितीयक या तृतीयक एमीन ये परीक्षण नहीं देते। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वीडियो और जो भी प्रश्न आपको सॉल्व कराए गए वो समझ में आ गया है। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपनी परीक्षा की तैयारियों में लगे रहिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।